नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान अभी जो कांग्रेस पार्टी है उनकी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पंखुड़ी पाठक जी हमारे साथ है। पंखुड़ी पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा पंखुड़ी पाठक जी के बारे में बताऊं कि हंसराज कॉलेज से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। खैर, रुकी तो अभी तक नहीं है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इन्होंने पारी खूब खेली और समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे जो स्टूडेंट राजनीति होता है, छात्र राजनीति होता है, उसमें अपनी सरजमी तलाश सके समाजवादी पार्टी। दूसरी बात ये कि उसके बाद सपा ज्वाइन किया इन्होंने, सपा में भी अपना योगदान दिया। कुछ कारणों से फिर अभी कांग्रेस में है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पंकज सिंह के ठीक पलट में इधर कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक होंगी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। पंखुड़ी पाठक जी, ये तो छोटा सा था मेरे तरफ से आपका इंट्रोडक्शन। थोड़ा आप बताइए किस तरह से ये राजनीतिक सफ़र आपका रहा। देखिए, बहुत अन्य लोगों की तरह मैंने भी अपना जो राजनीतिक शुरुआत है वो छात्र राजनीति से करी, और हमारे देश में तो इतिहास है कि छात्र राजनीति से निकलकर बहुत लोग आगे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब मैं थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, वो जीता, और वहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई, जैसा कि आप बता रहे थे। उसके बाद सपा में रही, राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, 4 साल से कांग्रेस में हूँ, और प्रियंका जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर एक मौका मिल रहा है यहाँ पे काम करने का, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट जैसा आपने बताया, और साथ में यूपी कांग्रेस का सोशल मीडिया भी देख रही हूँ। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, लोग कह रहे हैं और इससे नकारा भी नहीं जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का 2014 से पहले जो दबदबा था अब नहीं है। इसे आप भी मानेंगे और ख़ुद कांग्रेस पार्टी भी मानती है, अगर जेन्युइन तौर पे इसे फैक्चुअल रूप से देखा जाए तो क्या कारण रहा कि इस डूबते हुए नैया का दामन आपने थामा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये देश को बनाने वाली, देश को खड़े करने वाली पार्टी है, और लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी का है देश को चलाने का। हार जीत राजनीति में लगी रहती है, और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए कि आपको जनता मौका देती है। जनता को अगर लगे कि आपसे बेहतर कोई काम कर सकता है तो उनको भी मौका देना चाहिए, जैसा कि इस देश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो आने वाले समय में जनता उनको भी जवाब देने का काम करेगी। तो कांग्रेस का अगर हम इतिहास देखें, कांग्रेस में हमेशा ही आम साधारण घरों के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को मौका मिला है आगे आने का, और खासकर महिलाओं का जो सम्मान इस पार्टी में है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की विचारधारा, जो हमारी सेक्युलर विचारधारा है, प्रोग्रेसिव, हमेशा आगे बढ़ने की जो विचारधारा। कौन सी विचारधारा? परिवारवाद की विचारधारा? नहीं, कहाँ परिवारवाद है? कौन सी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? मेरी जो सीट है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, यहाँ हमारे एमएलए हैं पंकज सिंह। किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका राजनीति में? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सीधा आए, चुनाव लड़े, जीत गए। पूरे देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें परिवार के, एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य ना लड़ते हों। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आज से नहीं, जिसने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, पूरे देश को संगठित रखने का, अखंड भारत बनाने का जिसने काम किया, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। अखंड भारत किस तरह से आप अखंड भारत देखती हैं? अखंड भारत को आप कहाँ तक देखती हैं? अफगानिस्तान वाले अखंड भारत की बात कर रही हैं या जो राजाओं में बटा हुआ अखंड भारत था वो उसकी बात कर रही हैं? देखिए, मैं खुद इतिहास की स्टूडेंट हूँ, और मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, और आज जिस तरह से एक अलग रूप से लोगों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेक न्यूज़ वेबसाइट्स के द्वारा जिस तरह से प्रचार किया जाता है, बहुत कम सच्चाई उसमें है। हम जिस समय ये देश बना था, हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी। उस समय ये देश छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। भारत का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सशक्त करने का काम किया, लोगों को ये समझाने का काम किया कि आप सबसे पहले भारतीय हैं, आप किसी प्रांत के, किसी छोटे रजवाड़े के सिटीज़न नहीं, आप भारत के सिटीज़न हैं। वो सोच लाना, भारत के इन सभी छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे रजवाड़ों को साथ में लाना, भारत को वो स्वरूप देना, वो अर्थव्यवस्था का ढांचा देना, वो नेशनल इकोसिस्टम देना
जिससे कि भारत अपने में एक राष्ट्र बन के उभरे, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज आप कितना भी झूठा प्रचार कर लीजिए, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम जहाँ हैं, जो हमारा संविधान है, जो हम सबको ये अधिकार देता है कि हम जी सके अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के व्यक्ति का चुनाव कर सकें, ये सब देने वाली कांग्रेस पार्टी है। आपने अभी कहा आप झूठा प्रचार कर लें, आपके ओर से किस पे इशारा है आपका, किन राजनीतिक पार्टियों पे? देखिए, हर व्यक्ति जानता है, कल ही भाजपा के एक प्रवक्ता पे एफआईआर भी हुई है। कोर्ट ने निर्देशित किया कि इन पे कार्रवाई कीजिए। बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं, उनके ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का साइन लगा दिया कि ये झूठ लिखते हैं, झूठे ट्वीट करते हैं। कई भाजपा के ऐसे प्रचारक हैं जिनको ट्विटर ने हटा दिया, क्योंकि इस तरह का झूठ और जहर वो फैला रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी समझ नहीं आया कि भारत में ये किस तरह का जहर घोला जा रहा है, किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। कंगना रनौत हैं, उनको अभी सम्मानित भी किया है सरकार ने। ट्विटर ने उनके झूठों के चलते और देश को तोड़ने वाले उनके बयानों के चलते उनको ट्विटर से हटा दिया। तो हम सभी जानते हैं कि ये झूठ, ये नफरत कौन फैला रहा है। एक ही पार्टी का नाम लेंगे और कोई दूसरी पार्टी नहीं है? नहीं, और फैलाएंगे तो उनका भी लेंगे, लेकिन आज जो काम हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अन्य बहुत दल हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी विशेष पार्टी की नहीं, मैं तो उस माहौल की बात कर रही हूँ। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि सच्चाई जो किताबों में है, जो हमारा इतिहास है, वो क्या है और आज किस तरह से प्रचार किया जाता है। कांग्रेस की अगर हम नेताओं की बात करें, जिनका बहुत बड़ा बलिदान है, जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, उनके बारे में किस तरह का प्रचार किया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए किस तरह के शब्द बोले जाते हैं, किस तरह से भ्रमित किया जाता है। तो तमाम इस तरह के जो विवाद हैं, ये नई जनरेशन को भड़काने के लिए किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इतिहास सही से नहीं पढ़ा है, उन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये सब बयानबाजी और ये सब फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। देखिए, ये सब बातें ठीक है पंखुड़ी जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आप ये कहेंगे कि दूसरे को मौका देना चाहिए, लेकिन नैया तो डूबी है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं? ये नैया डूबना क्या होता है? देखिए, ये जो शब्द है ना, एक रेशियो की अगर बात करें, रेशियो की अगर बात करें, सत्ता में रहने के लिए रेशियो की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड गया है ये कांग्रेस। अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से जनता नहीं चुनेगी, चुन सकती है, राजनीति है, उलटफेर होते रहता है। 2014 में भी उलटफेर हुआ, लेकिन मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, मुझे 2-4 वजह बताइए। और उसके आपको क्या लगता है 2022 और 2024 में किस तरह बैकअप करेगी फिर से? देखिए, जो हमारे आजकल के युवा हैं, आप लोगों के पीढ़ी के, उनको, जिन्होंने शायद जब से थोड़े बड़े हुए, स्कूल के बाहर आए और सिर्फ भाजपा की सरकार देखी पिछले 7 साल में, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोकतंत्र का नियम है कि पंखुड़ी जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मैं भले ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी मैं कांग्रेस के पास आया हूँ, तो सवाल तो उनसे पूछूंगा ना। देखिए, मैं उम्र में आपसे ज़्यादा हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी और हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो खुल के कई नीतियों का हम लोग विरोध करते थे, और कांग्रेस के भी जो स्टूडेंट विंग के लोग थे, वो भी विरोध करते थे। इस तरह का एक माहौल था कि अगर आपकी सरकार कुछ गलत कर रही है या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सुधार हो सकता है, तो आप खुल के बोल सकते थे। आज की जो छात्र राजनीति है, वहाँ पे आप खुल के नहीं बोल सकते। वहाँ अगर आप बोलेंगे तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, छात्र संघ के चुनाव पे बैन लग जाएगा, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे देखा है। मैं जो कहना चाहती हूँ उसको आप समझिए। मेरा कहने का मतलब है, ये मीडिया की भाषा होती है, इसकी नाव डूब गई, इसकी नाव तैर रही है। भाजपा वाले खुद कहते हैं 60 साल राज के, यानी 60 साल भाजपा की नाव डूबी हुई थी, 7 साल से उनकी नाव वापस से तैर रही है। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ, लोकतंत्र में बदलाव होता रहता है। कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि महंगाई, आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। वादा किया था कि सब चीज़ों को सस्ता कर देंगे, 15 लाख हर खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देखिए आज युवा लाठी खा रहा है, पिट रहा है, वाटर कैनन से उस पर पानी बरसाया जाता है, सर फोड़ दिए जाते हैं। कहाँ है रोजगार? जो रोजगार थे वो तक छिन गए। कोविड में हमने देखा कि जिन लोगों के स्मॉल बिजनेसेस थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, छोटे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर गए। तो देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। करप्शन का आरोप लगाते थे, एक कोई ऐसा करप्शन का आप आरोप बता दीजिए जो सही साबित हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं, हर जगह क्लीन चिट। तो माहौल बनाया गया, उसमें वो लोग सक्सेसफुल रहे।
आज जनता समझ गई है कि हमें किस तरह से गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, और आज आम आदमी कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर थी, महंगाई नियंत्रण में थी, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, आमदनी ज़्यादा थी, कमाई ज़्यादा थी, बिजनेस ज़्यादा अच्छा था, और आज वो याद कर रहा है उस सरकार को। हमने लखीमपुर वाले हिंसे को भी जो है ना बहुत ज़्यादा कंडेम किया था, अपने चैनल पे भी दिखाया था कि बिल्कुल गलत है। जबकि कहीं ना कहीं अगर जो मीडिया लखीमपुर हिंसे को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को शायद सपोर्ट करती है, लेकिन हमने उस मामले को भी उठाया था, क्योंकि जो गलत है उसको गलत हम कहेंगे, जो सही है उसको हम सही कहेंगे। चलिए ठीक है, हम अब राज्य पे आते हैं कि राज्य में जैसे अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो नोएडा के बारे में मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे आपके रहेंगे। देखिए, नोएडा अगर कोई बाहरी व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है कि नोएडा बड़ा ही विकसित शहर है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, हाँ, यहाँ पे सारी प्रोफेशनल क्लास रहती है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बड़े समृद्ध हैं। लेकिन जब हम नोएडा में निकलते हैं तो यहाँ हर वर्ग की अपनी समस्या है। जो लोग हाई राइज सोसाइटीज़ में रह रहे हैं उन लोगों की तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पे फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होती, जो बिल्डर्स ने जो वादे करे हुए हैं टाइम से फ्लैट देने का, उनको फ्लैट नहीं मिलता है। पानी इतना ख़राब आता है कि आप उसको पी नहीं सकते हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि आपकी पूरी आमदनी बिजली का बिल देने में निकल जाएगी। तमाम तरह के हाई राइजेस के ये मुद्दे हैं। अगर आप गाँव में जाते हैं, यहाँ के जो किसान हैं, कई महीनों से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी सड़कों पे हैं। उनको जो मुआवजा मिलना था, जिस ये जो शहर बना है, जिस ज़मीन पे बना है, यहाँ की किसानों की ज़मीनों पे बना है, उनको आज तक उसका सही मुआवजा नहीं मिला। अधिग्रहण जो हुआ, आज भी उसकी लड़ाई चल रही है। रिपोर्टिंग करी है, इसका मुझे मिला है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ के किसानों को 10-10 दिन तक जेल में रखा गया प्रोटेस्ट करने पे, और अभी भी लगातार वो लोग अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लगातार वो लोग सड़कों पे हैं। हमारी जो किसान, ठीक है, ये तो चलिए आंदोलन होता है, लेकिन आप सत्ता में आने के बाद क्या करेंगी किसानों के लिए, नोएडा के किसानों की अगर पर्टिकुलर बात करें? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इस शहर को चलाने वाली नोएडा अथॉरिटी है। नोएडा अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह चुका है कि ये देश का सबसे भ्रष्ट निकाय है। ये वो निकाय है जिसके आँख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है। इतनी ये जो भ्रष्ट अथॉरिटी है, इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और हमने ये देखा कि लगातार जो सरकारें आई, ऐसी टिप्पणियों के बाद भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इन घोटालों पे, इन घपलों पे किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद सबसे पहले ये जो भ्रष्टाचार है नोएडा पार्टी का, नोएडा अथॉरिटी का, इसको ख़त्म करने का काम करेगी। इस पे इंक्वायरी बिठा के पता करने का काम करेगी कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अधिग्रहण को लेके, और क्योंकि लैंड एक्विजिशन को बिल को हम लोग लाने वाले थे, अभी आपने जेवर में भी देखा होगा कि 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था, 2 गुना मिल रहा है। तो जहाँ पर भी मुआवजे की समस्या है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है, एक मामला और भी उभर के आता है, ये फ्लैट बायर्स वाली कौन सी समस्या है कि इन्हें जो है फ्लैट कब का दे दिया गया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, दर बदर भटक रहे हैं अथॉरिटी के। ये जहाँ तक मैंने रिपोर्टिंग की है, मेरी रिपोर्टिंग के दौरान आप बिलीव नहीं करेंगी, औरतें जो थी वो उनके आंसू निकल गए वो, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके कोई भी अपना घर खरीदता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ना होना। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से उठाएंगी, और क्या अभी भी ये मुद्दा आपके इस नोएडा में सक्रिय है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई जगह पे फ्लैट्स मिले नहीं हैं, जहाँ मिले हैं वहाँ रजिस्ट्री नहीं हुई है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जानी थी वो बिल्डर द्वारा नहीं दी जा रही, या मेंटेनेंस नहीं की जा रही, या मेंटेनेंस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई चार्जेस लिए जा रहे हैं। हर तरह के मुद्दे यहाँ सोसाइटीज़ में है। और जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है नोएडा अथॉरिटी का, नोएडा के हर मुद्दे में, हर समस्या में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। एक यहाँ पे नेक्सस बन गया है बिल्डर्स का, नेताओं का और नोएडा अथॉरिटी का, जिसके चलते हमारे फ्लैट बायर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो सत्ता में है, अगर वो प्रयास करे तो इसका समाधान हो सकता है, लेकिन वो प्रयास कोई नहीं करता क्योंकि हर कोई इस भ्रष्ट सिस्टम का पार्ट है। पंचायती राज हटा दिया गया, आपको पता होगा, तो ये किस तरह से नुकसान कर रहा है उन लोगों को जिन्हें अब बार बार अथॉरिटी जाना पड़ रहा है, काफ़ी दूर भी पड़ता है और लोग सुनते भी नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा ये सवाल करा, और नोएडा की जो समस्या है उसकी जड़ यही है
कि यहाँ पे ना तो कोई पंचायत का सिस्टम है, ना कोई गांव में प्रधान है, ना यहाँ कोई म्यूनिसिपल बॉडी है, ना जैसे आपके दिल्ली में एमसीडी होती है, यूपी में आपके सभासद होते हैं, आपके बीडीसी काउंसलर, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव ही एमएलए है और हर काम जो है वो नोएडा अथॉरिटी के अंडर है। जो देखिए नोएडा अथॉरिटी क्यों बनी थी, इस शहर को बसाने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए बनी थी। स्मार्ट सिटी के तौर उसका काम म्यूनिसिपल फंक्शंस नहीं थे, उसका काम कूड़ा उठाना नहीं था, उसका काम साफ सफाई नहीं था। ये म्यूनिसिपल बॉडी का काम होता है जिसको कि जनता कंट्रोल करती है, जनता इलेक्ट करती है। वो लोग काम नहीं करते तो दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट करती है। लेकिन यहाँ जो सारा कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, फंक्शंस है, वो नोएडा अथॉरिटी के हाथ में है, जिसके चलते इस स्तर पे यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो आज देखने को मिल रहा है और लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम जाएं कहाँ। एक ऐसा सिस्टम बन गया है नोएडा अथॉरिटी में कि आप बिना पैसे के कोई काम नहीं करा सकते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके ऐसे जनप्रतिनिधि हों, चाहे आप म्यूनिसिपल सिस्टम यहाँ पे लाइए, चाहे आप यहाँ पे पंचायती सिस्टम लाइए, लेकिन जनप्रतिनिधि होने चाहिए जिसके पास आम व्यक्ति जा सके। और बेसिकली आप कह रही हैं करप्शन का मुद्दा, कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। करप्शन का मुद्दा और नोएडा अथॉरिटी के इस शहर पे डोमिनेंस का मुद्दा। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, इस शहर को अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी सरकार का काम करते हैं, वो जनता का काम नहीं करते हैं। वो उनकी जो जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, उनकी जवाबदेही सरकार को होती है, जनता को नहीं होती। अगर जनता का कोई प्रतिनिधि होता है, अगर प्रधान होगा उसकी जिम्मेदारी है गांव का काम कराना, अगर काउंसलर होगा उसकी जिम्मेदारी है अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का काम कराना, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। आप कहना चाह रही हैं कि ये जो है भावनात्मक रूप से जो जनता से जुड़ने का काम होता है वो अथॉरिटी नहीं कर पाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बॉडी है जो एक रोबोट की तरह काम करती है। बिल्कुल, यही आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा सवाल थोड़ा राज्य स्तर पे आ जाते हैं, यूपी का, कि एक ये रहा है कि बेटी है लड़ूंगी, ये आपने देखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दूसरा कि 40% का आरक्षण। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेलने के तौर पे महिला को इस्तेमाल कर रही है, एक महिला विक्टिम कार्ड के तौर पर यूपी चुनाव होती है क्या? नहीं, मतलब महिला विक्टिम थोड़ी होती है, महिला तो शक्ति का महिला विक्टिम नहीं होती है, लेकिन इनके नाम पर जीतने का जो रोड मैप बना रही है कांग्रेस पार्टी, क्या इस बार महिला को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? ये अच्छी बात है कि आपने ये माना कि महिलाओं के नाम पे जीता जा सकता है। देखिए एक बड़ा मैं आप समझ नहीं रही है, मैं इसको निगेटिव वे में ले जा रहा हूँ कि ये जो है इस्तेमाल करना, महिलाओं के नाम का इस्तेमाल करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला ऑब्वियसली शक्ति होती है, हमारे भारत में माना जाता है कि महिलाओं से बड़ा कोई नहीं होता है, उनका स्थान सबसे सर्वोपरि है। आज कहा जाता है कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तो कहता हूँ कि महिलाएं पहले से ही ऊपर है, कंधे से कंधे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इस पार्टी के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि क्या महिलाओं का नाम लेकर ये जीतना चाह रही है? आपने कहा महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही है, जो कि सच्चाई है। कंधे से कंधा मिला के मैंने कहा वो तो ऊपर ही है। नहीं, ऊपर हैं, लेकिन राजनीति में कहाँ है? आपको क्या पता है कि विधानसभाओं में अक्रॉस द कंट्री महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है? 6 या 7 या 8%। जबकि हमारी जनसंख्या कितनी है? 50%। हमारी भागीदारी कितनी है? 50%। और हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? 10% से भी कम। तो जब आप कह रहे हैं कि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो उनको राजनीति में आगे बढ़ने का मौका क्यों ना दिया जाए? कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए ना। देखिए इस देश में लंबे समय से मांग रही कि महिला आरक्षण बिल पास किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी, हमने प्रयास किया, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, हम नहीं कर पाए। भाजपा की मेजॉरिटी की सरकार थी, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी जो भावना है, कहीं ना कहीं एक हीन भावना महिलाओं को लेकर वो महसूस करते हैं, महिलाओं को बराबर नहीं समझते हैं, और इसीलिए महिलाओं को भागीदारी देने का काम भाजपा ने नहीं किया। आपने जो बोला कि कांग्रेस आरक्षण दे रही है, आरक्षण और भागीदारी में फ़र्क होता है। आरक्षण जो होता है वो आप लीगली देते हैं, हम लीगली देने की स्थिति में नहीं है। हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं कि जो महिलाएं राजनीति में आगे आना चाहती हैं उनको एक चांस मिले कि वो चुनाव लड़ें। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना था आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, महिलाएं कैसे जीतेंगी चुनाव, पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की यहाँ पुरुष प्रधान मानसिकता है, महिलाओं को हरा दिया जाएगा। तो हमारी नेता ने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता,
कि महिलाएं जीते या हारे। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इतनी महिलाओं को हम भरोसा दे रहे हैं कि वो भी राजनीति में आ सकती हैं और नेता बन सकती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। प्रियंका जी की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने बताया कि वो कई जगह गई तो उनको लड़कियों ने कहा कि किसी एक बच्ची ने बोला मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। ये हौसला हमारी बच्चियों में, हमारी महिलाओं में होना चाहिए। जब भी हम किसी नेता की बात करते हैं या मंत्री की बात करते हैं, हमारी इमेजिनेशन में एक आदमी आता है। ये सोच बदलनी चाहिए कि नेता मतलब कोई आदमी, नेता कोई महिला भी ये हो सकती सारी है। बातें पंखुड़ी जी ठीक है, लेकिन इस महिला वाली जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर कहीं महिला वोट अपनी ओर जो है शामिल करने का तो ये राजनीति नहीं है। नहीं, महिलाओं का वोट भी आना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब भाजपा का हम देखते हैं नहीं, पिछड़ा, मैं ये उसी का पूछना जवाब मैं दे ये रही हूँ मैं आपको। पूछना हाँ ये जी, चाह रहा हाँ हूँ। जी। देखिए, ये सब बातें ठीक है कि महिलाओं को आप आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका उपयोग करना क्या जो नहीं, इसका उपयोग कैसा है? क्या महिलाएं वोटर नहीं है? क्या महिलाओं की चॉइस नहीं होनी चाहिए? अगर महिलाएं इस बात को समझती हैं और इस बात को पसंद करती है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, और कांग्रेस को वो वोट देना चाहे, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो बात मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि हमारा मकसद है कि महिलाओं में भी एक लीडरशिप डेवलप हो। ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा भी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं की समस्याओं की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो आगे आकर उनकी बात करे। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उन्नाव में इतना बड़ा कांड हुआ जहां एक बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, उसको आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा, उसके पूरे परिवार को भाजपा के एक नेता ने खत्म कर दिया। तब उसके साथ खड़े होने वाली प्रियंका गांधी जी थी। हाथरस में हमने देखा कि एक बेटी के साथ किस तरह की चीज़ हुई, उसकी हत्या कर दी गई, बीच रात में उसको जला दिया गया। उस परिवार के साथ खड़ी होने वाली प्रियंका गांधी जी थी। प्रियंका गांधी जी ये चाहती हैं कि इस तरह की महिला नेता पूरे प्रदेश में बने, कि अगर किसी भी ज़िले में, शहर में किसी बेटी के साथ अन्याय हो तो वहाँ कांग्रेस की महिला नेत्री उसके साथ खड़ी हो उसको न्याय दिलाने के लिए। ये हमारी सोच है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छी सोच है। चलिए, आपने इसका जवाब लेकिन परफेक्टली नहीं दिया। मैं पूछना चाह रहा था कि महिलाओं का राजनीतिक रूप से जो उपयोग है वोट पाने के लिए किया जा रहा है। खैर ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि 402 सीटें होंगी, ये अब लास्ट ले चलते हैं, 402-3 जो भी हो, तो इसमें कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है? कितने परसेंटेज आप लगा रहे हैं क्या? देखिए, भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। ये तो दुनिया भर के सर्वे जो हैं देखिए, वो भविष्यवाणी नहीं करना है ना। आप कांग्रेस पार्टी आपने काफ़ी दिनों से ज्वाइन कर रखा है और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, हर तरफ से सर्वे जो है आपके पास आता होगा, डेटा आपके पास आते होंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदाज़ा लग चुका होगा अभी। देखिए, जो हम लोगों को जो अंदाज़ा लग चुका है या जो भी हमें पता होता है वो सार्वजनिक करने के लिए नहीं होता। हम ये जानते हैं कि बहुत मजबूती से आज हम चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की अनेकों सीटों पर प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। और ख़ासकर से जब से प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई हैं, उनको देखकर बड़ी संख्या में, आपने महिलाओं की बात करी, महिला, युवा, पुरुष, किसान, हर वर्ग का व्यक्ति प्रियंका गांधी जी से जुड़ रहा है। और जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है, मुझे लगता है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कांग्रेस को इस बार किस तरह की सफलता यहाँ पे मिलने वाली है। बड़ी संख्या में हम लोगों की यही अंदाज़ा लगाने तो मैम हम आए हैं, अब यही पूछने आए हैं कि क्या अंदाज़ा है लगाने के लिए। मैं कहूँगी कि क्योंकि आप मीडिया के लाइन से हैं, हमारी मीडिया में एक आजकल प्रॉब्लम आ गई है कि हर चीज़ का जवाब वो चाहते हैं कि किसी स्टूडियो में या किसी व्यक्ति से बैठ के मिल के मिल जाए। लेकिन आप फील्ड में जाइए, आपको पता लगेगा कि कितना रोष इस सरकार के खिलाफ है और कांग्रेस को लेकर किस तरह की लोगों में ऊर्जा है, किस तरह का उत्साह है कांग्रेस पार्टी को और प्रियंका गांधी जी को लेकर। जब आप फील्ड में वो पता करेंगे, शायद आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि कांग्रेस की कितनी सीट आ सकती है। हमारे जो व्यूअर्स है वो बखूबी देखते हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग लगातार इस मदरलैंड पोस्ट पे जा रही है और ग्राउंड रिपोर्टिंग जा रही है, गांव गांव जाकर, जहां आप ये नहीं सोच सकते कि कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वहां जाकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, सब में मैंने रिपोर्टिंग करा है। तो ये एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारा हो रहा है। इससे हम स्टूडियो वाले पत्रकार सिर्फ नहीं है, हम दोनों जगह वाले पत्रकार हैं। खैर, तो अब जैसे आप आने वाले समय में नोएडा से चुनाव भी लड़ने जा रही हैं,
5 घोषणाएं इसी चैनल पे आज कर दीजिए जो आप नोएडा के लोगों के लिए करेंगी, किसान से लेकर जो फ्लैट वायर्स हैं और तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए, मैंने एक हम लोगों का यहाँ नोएडा का मैनिफेस्टो तैयार होना है जो कि अभी प्रोसेस में है, लेकिन कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं मैं जिन पे जो मेरी प्राथमिकता में है। सबसे पहले नोएडा में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर, जिसको पुश्ता पार हम बोलते हैं, जहाँ पर आज भी बिजली नहीं है, वहाँ की जनता को बिजली दिलाना, ये मेरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी, जो किसानों का जो मुद्दा है, जो किसानों के मुआवजे जो अटके हुए हैं, उसका समाधान करवाना, नोएडा अथॉरिटी से जो उनका हक है उनको दिलवाना, वो एक और मुद्दा है। तीसरा मुद्दा, जो फ्लैट्स यहाँ पे जो हमारे जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो अनेकों जो कॉन्फ्लिक्ट हैं बिल्डर और बायर के बीच में, या उसमें अथॉरिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको सॉल्व कराना, उस पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे इसका क्विक रेजोल्यूशन हो सके, वो मेरी प्राथमिकता है। नोएडा में हम और एक मुद्दा देखते हैं, पानी का, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी बड़ा जो है, पानी ख़राब है, हार्ड वाटर है। पानी को लेकर किस तरह से हमें वाटर ट्रीटमेंट पे काम करना है, वो एक मुद्दा है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो मेरे लिए बड़ा पर्सनल है और मेरे दिल के करीब है, वो है पोल्यूशन का मुद्दा। नोएडा आज की डेट में देश का सबसे प्रदूषित शहर है। नोएडा को अभी अवार्ड मिला है कि सबसे साफ सिटी है, लेकिन साथ ही साथ सबसे प्रदूषित शहर भी ये है। परसों का ही डेटा था, सबसे प्रदूषित शहर है। और हम लोगों के, क्योंकि मेरे भी घर में मेरी भी एक छोटी बच्ची है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को इस जहरीली हवा में जीने पे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ के पोल्यूशन को कम करना, अनेकों उसके तरीके हैं, साइंटिफिकली अगर उस पर काम किया जाए, प्रदूषण के नियंत्रण को यहाँ पे लागू करना, जो पोल्यूशन है उसे कम करना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो आपने देखा पंखुड़ी पाठक जी हमारे साथ थी। पंखुड़ी पाठक जी, इतना वक्त देने के लिए हमारे चैनल को और मुझे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, हमसे बात करने। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपको आगे भी अलग अलग जो उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर जो भी प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से खड़े होंगे, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। उनके आगे की जो घोषणाएँ होती है, जो जनता के लिए वो काम करेंगे, उनको भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।